हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। और इस चैप्टर में आज जो है हमारा पार्ट नंबर 15 है और हम आज इस वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे इस वीडियो में भी। और दोस्तों यहाँ लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है इस तरीके से, और ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा रहेगा न्यूमेरिकल्स का पार्ट जो 15 है, ये लास्ट पार्ट रहेगा। अगले पार्ट में हम जो कराएंगे आपको पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम, नया चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, आज ही हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आज देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन लिया है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर धारा अंदर आ रही है, इस पॉइंट की तरफ आ रही है, जंक्शन पॉइंट की तरफ। ठीक है, संधि की ओर 4 एम्पियर जा रही है, 6 एम्पियर यहाँ से जा रही है और एक धारा आई इसमें आ रही है और यहाँ से 3 एम्पियर बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन है और इसमें हमको धारा आई का मान निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हल कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। तो संधि की ओर कौन सी आ रही है आपकी 10 एम्पियर 10, और संधि की ओर आ रही है आपकी आई धारा। बस यही दो धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही है। बाकी संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर भी है और ये आपकी 6 एम्पियर है। इस तरीके से ये 3 धारा जो है संधि से दूर जा रही हैं। तो इस तरीके से हम 10 प्लस आई बराबर 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ से धारा आई का मान हमें निकालना है, तो 13 और माइनस के 10 यानी आई बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं और सिंपल भी है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे संधि किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित, तो आप उनको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने एक परिपथ दिखाया है दोस्तों। यहाँ एक सेल लगा है E1 विद्युत भाग बल का, और जिसका विद्युत भाग बल कितना है 11 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और मान लीजिए इससे धारा जो बह रही है इस दिशा में है, वो क्या है I1 धारा है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से हमारा एक और सेल E2 लगा हुआ है, जो कि 9 वोल्ट विद्युत भाग बल है जिसका। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और इधर से जो धारा बह रही है इसमें धारा की दिशा ये है, और मान लीजिए इसमें धारा जो बह रही है इससे वो कितनी है I2 है। ठीक है, और ये हमारा A बिंदु है, ये B बिंदु है, और यहाँ आपकी धारा है I3 और ये एक 24 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ और इसके सिरों पर विभवांतर है मान लीजिए V। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा कुछ परिपथ है और हमसे इस परिपथ में क्या निकालना है, देखिए I1 निकालना है, I2 का मान और V का मान। यानी कि सेल E1 से धारा I1 निकल रही है, इसका मान निकालना है कितनी है। E2 से निकलने वाली धारा का मान I2 है, तो हमें वो ज्ञात करना है, और इस 24 ओम के सिरों पर विभवांतर V है, आपको इस V का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो देखिए आइए करते हैं हम इसे, किस प्रकार से हमें करना है समझने की कोशिश करेंगे। मैं हल करता हूँ इसको। तो इसमें हम किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं परिपथ कौन सा ले रहा हूँ, देखिए बंद परिपथ A C D B, और इधर से चलेंगे हम E2 से होते हुए A में, यानी इस प्रकार से हम इस परिपथ में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बंद पाश कौन सा A C D B, और किधर से जा रहे हैं E2 होते हुए जा रहे हैं, तो E2 और A। तो जहाँ से स्टार्ट किया हम A पॉइंट से और A पॉइंट पर ही हम क्या आगे वापस आ गए। देखिए इसमें अगर मैं लगाता हूँ इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम, तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से धारा कितनी है I3 और धारा की दिशा में चल रहे हैं हम प्लस, इनटू कितना प्रतिरोध है यहाँ पर 24 ओम। फिर इसके बाद चले हम यहाँ पर, इसके बाद जब हम इस तरीके से चलेंगे तो इसमें धारा है, धारा की दिशा में हम चल रहे हैं I2 धारा है,
और प्रतिरोध है 1 ओम। ठीक है, चलिए अब बराबर करके हम क्या लेंगे, सारे विद्युत भाग बलों को ले लेंगे। तो यहाँ से कोई विद्युत भाग बल नहीं है और यहाँ आपका एक विद्युत भाग बल E2 आया है, वो भी धारा की दिशा में E2। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे 24I3 प्लस के I2 बराबर कितना हो जाएगा E2 का मान है 9 वोल्ट, तो हमने यहाँ पर ले लिया 9। ठीक है, और यहाँ से इतना हो जाएगा दोस्तों, और इसको हम ले लेते हैं नंबर फर्स्ट। बिंदु ए पर लगाते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, तो दोस्तों देखिए लगाने पर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं हम I1 धारा और I2 धारा आ रही हैं ए बिंदु की तरफ और I3 जा रही है। इसका मतलब हुआ I1 और I2 धारा संधि की ओर आ रही है, इनको प्लस लिया और ये दूर जाने वाली धारा I3 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, I1 प्लस I2 बराबर I3 निकाल दिया। और हम यहाँ पर I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I3 इतना आ गया ना, तो इस I3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हम 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 24 I3 की जगह I1 प्लस I2 बराबर 9, और यहाँ से 24 I1 प्लस 24 I2 प्लस I2 बराबर 9, और ये हो जाएगा 24 I1 प्लस 24 और 1 25 I2 बराबर 9। तो हमारे यहाँ से समीकरण नंबर 2 बन जाती है। ठीक है, तो हमने एक समीकरण बना ली। अब दोस्तों इसी प्रकार हम बंद पास कौन सा लेते हैं, ये पूरा वाला, यानी ACDB, और अब की बार चलेंगे हम E1 से होते हुए A की तरफ। तो हम लेंगे इसी तरीके से बंद पास ACDB और E1 से होते हुए A में, यानी कि E1A में। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे। तो देखिए किरचॉफ का नियम कैसे लगेगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे तो I3 आपको धारा मिलेगी, धारा की दिशा में होने की वजह से प्लस लगाएंगे, और 24 ओम है यहाँ पर प्रतिरोध। ठीक है, फिर आप B पर पहुँचे, B से चलेंगे इधर को, तो आप देख रहे हैं इसमें धारा कितनी I1 है और वो भी धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, I1, और प्रतिरोध कितना है यहाँ पर 2 ओम का। ठीक है, बस आगे आप A पर, तो बराबर के इधर क्या लेंगे आप, सारे विद्युत भाग बल लेंगे। तो यहाँ से कोई विद्युत भाग बल नहीं है, सिर्फ एक विद्युत भाग बल विद्युत धारा की दिशा में मिला है हमें 11 वोल्ट, यानी कि E1, तो प्लस के E1 धारा की दिशा में होने की वजह से मैंने वहाँ पर क्या ले लिया, प्लस साइन लिया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। किरचॉफ के नियम अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप किरचॉफ का नियम ज़रूर देखें, अप्लाई करना देखें किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैं ले सकता हूँ इसको 24 I3 प्लस के 2 I1 बराबर E1 का मान कितना आ गया, 11 है, तो 11 लिख देंगे हम। तो यहाँ से I3 का मान फिर से रख देंगे हम, I3 का मान रखने पर, तो फिर से हमने I3 का मान रख दिया है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 24 I3, और I3 की जगह फिर से I1 प्लस I2। ठीक है, और प्लस के 2 I1 बराबर 11, और 24 I1 हो जाएगा ये, प्लस 24 I2 प्लस के 2 I1 बराबर 11, 24 I1 और 2 यानी कि 26 I1 हो गया, प्लस 24 I2 बराबर 11। और दोस्तों इस तरीके से हमारी समीकरण नंबर 3 बन जाती है। अब दोस्तों हमें जो निकालना, पहले I1 I2 के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एक समीकरण आपकी 2 है और एक समीकरण 3, ये भी आपकी I1 I2 में है समीकरण, ये भी I1 I2 में है। तो जिस तरीके से आपने 10th क्लास में विलोपन विधि, ठीक है,
विलोपन विधि से आपने एक्स वाई की जो वैल्यू निकालते थे, इस तरीके से आपको करना है। या तो I1 की वैल्यू को बराबर करके I1 को काट दें, I2 की वैल्यू निकल जाएगी, I2 की वैल्यू किसी भी समीकरण रख के I1 का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कर सकते हैं I2 को बराबर कर लीजिए, I2 को बराबर करके I2 कट जाएगा, I1 का मान निकलेगा, I1 का मान किसी भी समीकरण में रख करके फिर आप I2 का मान निकाल देंगे। तो कहने का मतलब ये है, विलोपन विधि या विस्थापन विधि या और भी कोई आपको वज्र गुणनखंड विधि भी होती है, वज्र गुणन विधि, तो 3 विधियाँ होती हैं। तीनों में से किसी भी विधि को इस्तेमाल करके आप I1 I2 के मान निकाल सकते हैं। जनरली जो निकालते हैं वो विलोपन विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से I1 I2 के मान निकाल देंगे। और देखिए मैं इसको I1 I2 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आता है। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ इनके आंसर, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इतना। तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पर I1 I2 के हल करने पर डायरेक्ट मान लिखे हैं 59/74 एम्पियर आएगा I1 का मान, और I2 का मान आएगा -30/74 एम्पियर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन बताइए क्या आपके सॉल्व करके इतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वैसे इतना आएगा, आप कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। I1 I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो I1 I2 की वैल्यू निकाल दी मैंने। अभी दोस्तों हमें तीसरा काम और करना है। देखिए I1 I2 निकालने हैं, निकल चुके हैं हमारे। अभी आपको VO निकालना है, मतलब 24 ओम के सिरों पर विभवांतर V भी निकालना है। ठीक है, लेकिन विभवांतर निकालने के लिए हमें धारा I3, इस 24 ओम में कितनी धारा I3 धारा है, हमें इस I3 का मान भी निकालना होगा। तो I3 का मान किस में निकाल देंगे, हम यहाँ से निकाल देंगे इस समीकरण से। तो देखिए I1 I2 के जो मान लिखे हैं इनको यहाँ रखकर हम I3 का मान निकाल सकते हैं। जब I3 निकल जाएगा तो इस 24 ओम में 24 ओम के सिरों पर विभवांतर V भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए करता हूँ, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए I3 का मान कितना होगा, I1 प्लस I2। देखिए I1 का मान कितना 59/74 और प्लस करेंगे और यहाँ पर माइनस आ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30/74। तो इस तरीके से हमने I3 का मान निकाल दिया। देखिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9 और 2 29 आ जाएगा, 29/74 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इस 24 ओम में प्रवाहित धारा I3 का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना V। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I3 × 24। भाई V = IR होता है ना फॉर्मूला, V = IR। तो इसमें धारा कितनी है, I3 है, और प्रतिरोध कितना 24 ओम, क्योंकि 24 ओम में हम 24 ओम के सिरों पर विभवांतर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 24 ओम ही लेना होगा। ठीक है, तो देखिए I3 का मान कितना है 29/74 और इंटू 24। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, ये 12 बार हो गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 × 6 और 2 × 7 14। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कितना आएगा। ठीक है, ये आएगा 9.4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा डिवाइड करके, 9.4 वोल्ट आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 आंसर हो चुके हैं दोस्तों। पहला आंसर ये आ गया हमारा I1, I2 आ गया, और B हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, ये यूपी बोर्ड 2011 में 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड लिया है, मैंने ये व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड लिया है। तो मैं एक दो क्वेश्चन में व्हीटस्टोन के भी लूँगा, और फिर मैं आगे मीटर सेतु का भी, यानी कि मीटर ब्रिज का भी एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे हम, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु यदि संतुलन में है तो इस x का मान निकालना है। यानी ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, और ये कैसा, यदि ये संतुलन में है तो आपको इस x का मान निकालना है कितना होगा। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, यदि संतुलन में होता है तो संतुलन की शर्त होती है P/Q = R/S। यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होता है तो इसकी ये शर्त होती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे P की वैल्यू क्या होती है, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S। जब डेरिवेशन हम करते हैं तो PQRS हम इस तरीके से मानते हैं। तो P कितना आपका 4,
और Q का मान है 8 बराबर R का मान कितना है 2 और S का मान हमें X जो कि हमें निकालना ये है। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 2 और यहाँ से ये कट जाएगा 4 से 2 बार और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ओम। तो इस तरीके से x का मान कितना निकलेगा 4 ओम आ गया और यही क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर में आया है, जरा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपल है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। मीटर सेतु के क्वेश्चन कुछ इस तरीका, व्हीटस्टोन सेतु के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, तो आप कर सकते हैं इनको। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, एक परिपथ बना हुआ है जिसमें एक 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है 8 ओम प्रतिरोध। यहाँ पर हमने गैल्वेमीटर लगा करके एक जॉकी J लगा रखी है, ये है J पॉइंट जॉकी लगा रखी है दोस्तों। और यहाँ हमने एक बैटरी लगा रखी है, प्लस माइनस एक सेल लगा रखा है यहाँ पर, और ए भी एक तार है जिसकी पूरी लंबाई है 80 सेंटीमीटर। और दोस्तों जब हम इसको संतुलित करते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर पर आकर के, यानी इस पॉइंट J पर आकर के क्या हो जाता है, ये बैलेंस होता है, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात शून्य विक्षेप आ जाता है। तो ये क्या है, संतुलन की अवस्था में आपको यहाँ पर दिखाया गया है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो अब इसमें ये कहा है आपसे कि इसमें R का मान निकालिए कितना होगा। तो देखिए यदि ये संतुलन में है तो क्या होगा, ये 10/R बराबर होगा किसके, ये 50 बटे ये वाला J से B तक, जो कि कितना होगा 80 में से 50 के तो 30 रह जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से ख़त्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5R बराबर 10 दिया 30, 10 गुणा 3 और 5 से कट गया 2 बार और R बराबर हो जाएगा 3 गुना 6 ओम। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर क्या निकाल दिया, 6 ओम निकाल दिया, यानी कि R की वैल्यू क्या है 6 ओम है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, यूपी बोर्ड 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी कितने नंबर में, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों काफ़ी छोटा और अच्छा सवाल है और 3 नंबर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर कर लें। तो मैंने आपको देखी व्हीटस्टोन सेतु से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं एक लेता हूँ, जरा मीटर सेतु से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, एक परिपथ बनाया मैंने यहाँ पर, ये x ओम है, प्रतिरोध कितना है x ओम, ये है आपका 4 ओम प्रतिरोध। यहाँ पर एक गैल्वेमीटर लगा है जो कि कैसा है, यहाँ पर लगा हुआ है जॉकी के साथ। ठीक है, और ए भी तार है, पूरा 100 सेंटीमीटर लंबाई का है, जिसकी 60 सेंटीमीटर पर पॉइंट J पर आकर के क्या हो गया, ये मीटर सेतु संतुलित हो चुका है, अर्थात गैल्वेमीटर में जो विक्षेप है वो क्या है, शून्य पर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब 100 सेंटीमीटर 60 है तो आगे जो बचेगी वो क्या बचेगी, 40 सेंटीमीटर बचेगी, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपने यहाँ से इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत भाग बल है 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप इससे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए एक तो ये जो x ओम प्रतिरोध है इसका मान निकालना है आपको, और दूसरा आपको क्या काम करना है, इसमें धारा निकालनी है I। ठीक है, इस परिपथ में धारा जो है, मान लीजिए ये यहाँ से धारा निकलेगी I, इस धारा I का मान भी आपको निकालना है कितनी होगी। ठीक है, तो धारा I का मान निकालना है हमें, तो ये 2 काम करने हैं। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं इसका काम। देखिए यहाँ पर आपको एक और दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन के में गिवन दिया है, मैं आपको क्या दे रखा है, गिवन वैल्यू दिया है, क्या दे रखा है इसमें, तार ए बी की प्रति 1 मीटर लंबाई पर, यानी प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध कितना है, 0.01 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। ये इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। तो कुल लंबाई का कितना हो जाएगा, कुल लंबाई के लिए हम कुल लंबाई से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान प्रतिरोध है ये। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं P/Q बराबर R/S होता है, तो P x है और Q का मान 4 बराबर R/S, R का मान 60 और S का मान कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिया है, तो ये इससे कैंसिल, तो x बराबर 6 ओम। तो दोस्तों एक आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका है कि इस अज्ञात प्रतिरोध x का मान कितना है, 6 ओम है।
ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आपको इस धारा I का मान भी इसमें निकालना है। तो इसके लिए क्या कराएंगे, पूरे परिपथ का पहले तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखिए जब ये संतुलन में होता है व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु, तो उस कंडीशन में ये दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं है, तो ये श्रेणी क्रम में होते हैं और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, इन दोनों का श्रेणी क्रम, इन दोनों का श्रेणी क्रम, और फिर आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे, और इस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ का निकाल सकते हैं। लेकिन हमको इन दोनों के प्रतिरोध दे रखे हैं, लेकिन इनके प्रतिरोध नहीं दे रखे। पहले AJ तार का प्रतिरोध निकाल लीजिए और फिर JB प्रतिरोध तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, फिर आपको चारों प्रतिरोध ज्ञात हो जाएंगे, तो आप इनका तुल्य भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालता हूँ AJ तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, 0.01। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध 0.01 है, तो 60 सेंटीमीटर लंबाई का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.60 ओम आ चुका है। तो 0.60 ओम हमारा क्या हो गया, आ गया। ठीक है, इसको सिंपली 0.6 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है JB तार का प्रतिरोध। JB तार का प्रतिरोध कैसे निकालोगे, JB तार की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 गुणा, और एकांक लंबाई के प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करते हैं 0.01, तो ये कितना जाएगा, 0.4 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस भाग का और इस भाग का भी प्रतिरोध निकाल दिया, 0.6 और 0.4। ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं। इसके बाद हमें करना है इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका कितना हो जाएगा, मान लीजिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना, मान लीजिए R1 है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R1 जो कि श्रेणी क्रम में, तो कितना होगा, देखिए ये आपका कितना आया है, X 6 और ये है 4, तो 6 + 4 = 10 ओम। और अब रहा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, और ये भी कैसे, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि गैलोमीटर कैसा है, शून्य विक्षेप स्थिति में है, तो ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध R2 है, वो कितना हो जाएगा, इसका कितना आया है, देखिए 0.6 ओम, और इसका आया है 0.4 ओम। ठीक है, दोनों भागों के प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में होने की वजह से डायरेक्ट जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 1 ओम आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों का और इन दोनों का तुल्य हमने प्रतिरोध निकाल लिया। अब हमें निकालना पूरे परिपथ का तुल्य। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R1 R2 कैसे हैं, अब ये इन दोनों का तुल्य R1, इन दोनों का तुल्य R2, ये कैसे समांतर क्रम में, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पूरे परिपथ का तुल्य कितना है, R है, तो कैसे निकलेगा, 1/R1 + 1/R2, तो 1/R1 है हमारा 10 और 1/R2 है हमारा 1। ठीक है, तो 10 और एक 11/10 आ गया, कितना हो गया, 11/10। तो यहाँ से R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो R हो जाएगा 10/11 ओम। तो इस तरीके से हमने पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया है, जो कि कितना आया हमारा, 10/11 ओम आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, अभी प्रतिरोध निकाल दिया, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो इस धारा I1 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे धारा I का मान, तो निकाल दीजिए, मैं आपसे इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ कर देता हूँ धारा I का मान। तो विद्युत धारा, बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा I बराबर कितना होगा, E/R, E/R। तो देखिए कितना है, सेल का विद्युत भाग बल 5 वोल्ट, और R का मान कितना हमारा, 10/11, 10/11, और 11 चला जाएगा ऊपर, 5 × 11/10, तो यहाँ से 2 बार, और I का मान कितना है, 11/2, यानी कि 5.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने एक आंसर हमारा
यहाँ आ चुका है और हमने इसको ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले करके सॉल्व कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और ये इस चैप्टर में और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप अपनी बुक से इनको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने हर टॉपिक पर एक एक न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व कराने की कोशिश की है। आपने भी देखा है किस तरीके से हमें करना है, समझ लिया होगा आपने। तो आप और भी अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में जो मैं लेकर आऊँगा पार्ट नंबर 4 लेकर आऊँगा, स्टार्टिंग से पहला ही। ठीक है, पहला हमारा पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, कल आएगा, जो कि मैग्नेट से रिलेटेड है। तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।